कमर्शियल बैंक्स में जहाँ मैंने सबसे ज़्यादा अरसा स्पेंड किया है, वहाँ एक मिथ है कि भाई एवरीबडी वर्क्स लेट है। यू बिलीव इन अब फ्लेक्सिबिलिटी? ओ टोटली। आपने वैसे ले ऑफ्स कभी किए? जी 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 जी, ऐसे कैसे हो सकता है कि ले ऑफ ना की हो। और कभी कभी हमें कहा जाता है कि आपके पास तो दिल ही नहीं है, आपने तो मुझे कह दिया, मेरे तो बच्चे हैं, मेरी तो बीवी है। आई कम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली जहाँ एजुकेशन वाज इम्पोर्टेंट एंड देयर वाज नेवर अ क्वेश्चन कि एजुकेशन के बाद काम नहीं करेंगे, हम प्रोफेशनल लाइफ में नहीं जाएंगे। आई वॉज हेडिंग अ डिपार्टमेंट जिसमें सारे मर्द थे, वेरी गुड पीपल, लेकिन वहाँ मेरी एक्सेप्टेंस वॉज सो लो बिकॉज वो मेरे मुंह पे मुझे कह देते थे कि तुम्हें क्या आता है, ये लड़की पता नहीं किसकी रिश्तेदार है, पता नहीं कहाँ से आई है। ह्यूमिलिटी आ जाती, आनी चाहिए। आप छोटे से छोटा काम को भी ना रिस्पेक्ट कर सकें। जो जैनिटर होता है, जो हमारे वॉशरूम साफ़ करता है, जो हमें चाय पेश करता है, उसके भी काम में डिग्निटी है। हाय, आई एम पोरू सिद्धवा। आई एम हियर एट द हसल पॉडकास्ट। प्लीज़ सब्सक्राइब टू हसल। हेलो पूरो, कैसी हैं आप? वेरी वेल, थैंक यू, बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे आप पहले कैसी थैंक हैं? यू सो मच फॉर बीइंग हियर। थैंक यू कि आपने बुलाया और आप बात करना चाहती हैं। पहले तो लोगों को बताएं कि हम प्रोनाउंस कैसे करेंगे। पूरो। ओके, मेरा नाम पौरू चिश्ती है, लेकिन एवरीबडी कॉल्स मी पौरू। पौरू। ठीक है, या इस दफ़ा सही प्रोनाउंस किया ना मैंने? इस दफ़ा बिल्कुल सही प्रोनाउंस किया। सो यू आर दी CHRO इजी पैसा एंड मुझे पता है कि आपको पता है, लेकिन मैं ऑडियंस को बताना चाहती हूँ, नॉट जस्ट द CHRO इजी पैसा बट यू हैव सर्व्ड एज डायरेक्टर HR इन दीज वंडरफुल ऑर्गेनाइजेशंस एंड आई वुड लाइक टू टेक द नेम्स गुल अहमद, शान फूड्स, GSK, हाउस ऑफ हबीब एंड सिटी बैंक ऑफ कोर्स। RBS एज वेल, वो मेरा बहुत प्यारा बैंक था। सॉरी। वहाँ पे आई थिंक डायरेक्टर HR का रोल नहीं था। नहीं, वही था, डायरेक्टर वही HR था, ही था। yeah. डेजिग्नेशन, बिकॉज मैंने कहा लिंक्डइन पे हाँ, देख वो के एक्चुअली हेड ऑफ HR अलग अलग टाइटल से अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में होते हैं। सो all of these organizations that I mentioned are director या HR. कहाँ डायरेक्टर होता है, कहाँ हेड होता है, कहाँ, सो इट्स ऑल द So I was सेम। telling my friend, ये बहुत ही इट्स ऑल द सेम। वो हम जो डायरेक्टर को एकदम पता नहीं क्या समझते हैं ना, तो टाइटल्स होते हैं, बहुत ही एक्चुअल होता है काम। काम। Oh yes. I was telling my friend, बहुत ही ऊंची फ्लाइट है यार आज तो। हाँ, ऊंची फ्लाइट। दैट्स अ न्यू वन। And they were like, oh, यार CV दे दो यार, CV अच्छा, दे दो अब यार, देखा CV कि दे दो। ऊंची फ्लाइट बिल्कुल नॉर्मल फ्लाइट है। नहीं, because I was talking to you, so I realized off camera you have a lot to share and we'll do that. लेकिन क्योंकि आपने HR में इतना काम किया है एंड इन सब इदारों में काम किया है एज ए डायरेक्टर HR, सो हमारा जो ऑडियंस देख रही है उनका पर्सपेक्टिव HR के बारे में अक्सर नेगेटिव हो जाता है। तो ये सवाल आपसे है कि वर्क लाइफ बैलेंस को आप कैसे देखती हैं, और आपने अपने जो लोग आपके साथ काम कर रहे थे उनके वर्क लाइफ बैलेंस के लिए आपने क्या किया? ओके, सो पहली चीज़ के वर्क लाइफ बैलेंस को मैं कोई इतना बड़ा हवा नहीं समझती। मैंने कभी भी अपनी पूरी जर्नी में, आई हैव बीन नाउ वर्किंग 36+ ईयर्स, ठीक है, वहाँ मेरी वर्क लाइफ बैलेंस, देयर वर सर्टेन ईयर्स जब बुरी थी। उस वक्त मैं फ़ाइनेंस में हुआ करती थी, और आपको पता है फ़ाइनेंस वो डिपार्टमेंट है जहाँ लेट सिटिंग्स बहुत होती हैं, ठीक है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आप अपने वर्क को एंजॉय करते हो ना, और अगर आपने अपने वर्क, आपको उससे प्यार हो और आपको उसमें प्रोफेशनल ग्रोथ नज़र आती हो, तो फिर ये बैलेंस आप खुद मेंटेन करना सीख जाते हो। सो इवन व्हेन आई यूज्ड टू वर्क टिल 8, 10, 12 समटाइम्स, आई वुड मेक श्योर कि मैं इस तरह प्लान करूँ कि माई हाउस वुड नॉट सफ़र, हर चीज़ मेरी प्री प्लान्ड हो, हर चीज़ हो गई हो घर पे, कंफर्ट हो घर पे, तब मैं ये अटेंशन दे पाती थी। आई बीन वेरी लकी कि मुझे मेरी जो सपोर्ट सिस्टम है, मेरे पेरेंट्स, माई सिस्टर, माई हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया टू लुक आफ्टर माई चाइल्ड, ओके, व्हेन शी वाज वेरी 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 स्मॉल। अगर वो चीज़ नहीं होती तो इट वुड हैव बीन वेरी डिफ़िकल्ट। सो एक चीज़ के पहले आप अपने सपोर्ट सिस्टम को पायदार करें एंड देन वर्क। सो अगेन देयर आर पीपल जिनके पास ये सपोर्ट सिस्टम नहीं होता, लेकिन अब दे आर लकी कि उनके लिए अब हमने डे केयर शुरू कर दिए, हम अपने उनको अलाउंसेस देना शुरू करते हैं सो दैट दे कैन कीप अ मेड एक्सेट्रा एंड वी पे फॉर देम एज वेल। ओके, ठीक है, बट ये सारा वक्त कहना कि मेरी वर्क लाइफ बैलेंस ख़राब है, देयर इज़ नो ख़राब वर्क लाइफ बैलेंस। इफ़ यू लव योर जॉब देन योर
वर्क ऑल्सो बिकम सो प्लेजरेबल कि यू डोंट फील कि आपने बहुत सारा टाइम छोड़ दिया. बट ये तो ओके सो ये पर्सपेक्टिव आता है एम्प्लॉय के एंड से कि मैं किस तरह से मैनेज कर रही हूँ, राइट? व्हाट अबाउट एचआर, आपके एंड से क्या सपोर्ट? ओके, हमारे एंड से सपोर्ट ये है कि ऑब्वियसली वी डू नॉट विश पीपल टू कीप सिटिंग एंड वर्किंग फॉर लॉन्ग आवर्स. वो तो ऑब्वियसली नोबडी वांट्स. कमर्शियल बैंक्स में जहाँ मैंने सबसे ज़्यादा अरसा स्पेंड किया है, वहाँ एक मिथ है कि भाई एवरीबडी वर्क्स लेट. जब तक अगर आप 5 बजे उठ के चले जाते हो तो कहते हैं कि आपने हाफ डे कर दिया. ये इस किस्म की इडियोसिंक्रेसीज है जो कि मानी जाती है. मेरे हिसाब से यू शुड वर्क इफ़ेक्टिवली फ्रॉम 9 to 5 और 9 to 6 एंड बी एबल टू लीव. अब तो इट इज़ सो मच ईजियर क्योंकि अब फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई है. यू बिलीव इन फ्लेक्सिबिलिटी? Oh, totally. अगर वो anybody who wants to leave at 5, as long as he or she goes home and has the flexibility to open the laptop and keep working at home or work after dinner as well, जो कि अगर ज़रूरत पड़े तो करें, तो they should be allowed. अब तो ये easy हो गया है. तो अब ये जो रोना गाना सब करते हैं ना वर्क लाइफ बैलेंस का, तो फिर मैं नहीं मानती. मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ये हमेशा कहती हूँ कि योर प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ योर फैमिली. So if your family needs you, you get up and go, right? Okay. But you make sure that the work that you have been given is done during that time. अगर 12 घंटे हैं, 12 घंटे में आपको काम करके देना है, आप घर जाओ, अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करो और अपना काम करके दे दो. मैं आई हैव अ लॉट ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज़ जो कि डायरेक्टली मेरे साथ काम करते हैं और जो इनडायरेक्टली भी जो मेरे साथ काम करते हैं. सो दे ऑल हैव बीन गिवन दिस लिबर्टी. सो मुझे नहीं लगता कि उनमें से किसी को वर्क लाइफ का रोना गाना है. So what do you think, what kind of initiatives in HR, any HR should take to help employees improve their mental health or well-being या employee engagement की अगर हम बात करें, what sort of initiatives do you think we अच्छा, should वेल बीइंग एक्सेट्रा तो ऑटोमेटिक हो जाती है इफ़ यू आर हैप्पी एट वर्क. सो योर हैप्पीनेस फैक्टर एट वर्क इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फॉर मी एंगेजमेंट हम इतनी रखें सो दैट अगर हमारी एम्प्लॉई को किसी चीज़ के बारे में तकलीफ़ हो या कोई कंसर्न हो तो वो आके हमें बताए. सो हमारी लिसनिंग स्किल्स एज HR हैव टू बी वेरी वेरी हाई एंड वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग दैट यू कैन पिक अप थिंग्स के कि आप पल्स पे हाथ रखें और आपको पता चल जाए ना, नब्स पे हाथ रखें और आपको पता चल जाए कि बीमारी क्या है. सो दैट इज़ वेयर अ गुड HR हेड should know. एम्पैथेटिक हो, समझ में आ जाए. मेक श्योर कि एम्प्लॉई जब आपके पास आए, एम्प्लॉई इज़ नॉट ओनली healthy of body but healthy of mind as well. So today we have a lot of online doctors available जो कि हम employees को देते हैं कि in case they need help, mental help, that they can dial that doctor and speak to that doctor as well. ठीक है. हम सेहत कहानी के साथ बहुत कोलैबोरेशन करते हैं. For me, if you are not happy at work, if work doesn't give you happiness, then it's time to leave. Because बैठे हुए काम करते हुए और कुड़ते हुए काम करना is no काम. फिर आप अपना 100% देते भी नहीं हो. एज एन एम्प्लॉयर भी मुझे कुछ फ़ायदा नहीं है क्योंकि वो एक जैसे कहते हैं ना लाश बैठी है. So we don't want lashes in the department. No, we want active members जो कि बैठ के काम करें और खुशी से काम करें. वरना तो हर जगह पे आपको लाशें तो बड़ी मिल जाएंगी. यार बड़े मज़े की बात बोली आपने. वैसे ये क्वेश्चन मैंने 5वें नंबर पे रखा था लेकिन मैं पहले पूछूंगी. अब आपने छोड़ने की बात की है. देयर आर टाइम्स व्हेन layoffs are happening and this is the toughest conversation I think for anybody जो इसमें involved है. The people who are on the other side thinks कि ये इनके तो सीने में दिल ही नहीं है, right? And I want to know HR का पर्सपेक्टिव. आपने वैसे ले ऑफ्स कभी किए हैं? जी. ऐसा कैसे हो सकता है कि ले ऑफ ना की हो? बिकॉज राइट साइजिंग एंड रीस्ट्रक्चरिंग और वो सब कुछ तो ऑर्गेनाइजेशंस में चलता रहता है. ठीक है. तो ये ऐसा नहीं होगा What is the right way to handle that situation? Communication. Communicate at the right time. In the sense that when you decide that you have to lay off people, ऐसा नहीं होता ना कि आपको एक दिन पहले पता चलता है कि ओह अब मुझे ये इतने सारे लोग नहीं चाहिए. ऐसा कभी नहीं होता. एक स्ट्रैटेजी के तहत ये चीज़ की जाती है.
तो जब आप कोई स्ट्रैटेजी बनाएं और आपको पता है कि आपको इस साल इतने इतने लोग कम करने हैं, ओके तो सबसे पहले जो रूल ले ऑफ का है, नेवर ले ऑफ पीपल इन चंक्स, नेवर डू दैट बिकॉज इट डिस्टर्ब्स द बिजनेस, इट डिस्टर्ब्स द पीपल पीपल बीइंग लेड ऑफ एंड पीपल अराउंड ऑल्सो, क्योंकि जिसको नहीं ले ऑफ करना होता है ना वो भी घबरा जाता है और वो कहता है कि ओ हो फलाने को ले ऑफ कर दे, मेरा भी टर्न आ जाएगा। HR के पास लिस्ट बनी है, भी लिस्ट विस्ट नहीं होती, हमें पता होता है। सो ग्रेजुअली जो हमारी नेचुरल एट्रिशन होती है ना, आप उससे मैनेज करें ले ऑफ, और फिर कम्युनिकेट कर दें एम्प्लॉयज़ को पहले से। इट वुड बी सो, इट इज़ वेरी डिसेंट ऑफ अ कंपनी कि आप 6 महीने पहले एम्प्लॉय को बता दें कि भाई अब ये डिपार्टमेंट का काम मर्ज हो रहा है या ये रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है कंपनी में, तो अब ये वाले काम ख़त्म हो जाएंगे, ये वाले काम ऑटोमेट हो जाएंगे, ये वाले काम डिजिटाइज हो जाएंगे, जो कि हो रहे हैं। लेकिन अगर आपने पहले से बता दिया हो तो उस एम्प्लॉई के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है अपनी नेक्स्ट जर्नी प्लान करना। बट फ्रॉम एन एम्प्लॉयर्स पर्सपेक्टिव अगर आप में इस चीज़ में एम्पैथी ना हो तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। What was the most difficult conversation? Do you remember any? Yes, difficult conversations are always with very senior people when we have to ask some senior people to move out. वो difficult conversation होती है, but I think as head Did of you face HR, any of course, rude behavior? of course, and you have to take it on your chin. अगर वो Without बंदा, taking a name, you should share a story without taking a name. ना इदारे का नाम ले ना बंदे का अच्छा नाम। तो बंदे का नाम भी ना लूँ, इदारे का नाम भी ना लूँ, लेकिन अगर जब भी अगर आप ऐसी कॉन्वर्सेशन करते हो और आपने एकदम अगर उस बंदे से कहा कि बस अब कल तुम्हारी जॉब नहीं है, तो ऑब्वियसली वो बहुत गलत है। मेरा तरीका ये है कि जब मुझे पता चल जाता है तो मैं बहुत आराम से उसको बताना शुरू कर देती हूँ दैट देयर आर इश्यूज़, प्रॉब्लम्स, ऑर्गेनाइजेशन तुम्हारे लिए अब ये सोच रही है, सो दैट उसके पास, उसके दिमाग में ना वो गरारियाँ चलनी शुरू हो जाएं दैट देयर इज समथिंग नॉट राइट, सो दैट इमोशनली वो तैयार हो जाए। लेकिन फिर भी देयर आर सम टाइम्स इमोशनल बर्स्ट बहुत होते हैं और कभी कभी बहुत चीखना चिल्लाना हो जाता है, और कभी कभी हमें कहा जाता है कि आपके पास तो दिल ही नहीं है, आपने तो मुझे कह दिया, मेरे तो बच्चे हैं, मेरी तो बीवी है, यू नो ऑल दैट, मेरी माँ बीमार है एंड ऑल दैट, और मेरी तो तनख्वाह से घर चलता है, यू नो दीज आर रियल थिंग्स। और उसमें आउटबर्स्ट होते हैं, बट यू हैव टू टेक दोज आउटबर्स्ट बिकॉज ये तो आपकी मेरे जॉब का पार्ट है ना, कि जब आप किसी बंदे को लेकर आते हो ना, बड़ी खुशी खुशी लेकर आते हो, कंग्रेचुलेशंस एंड यू नो यू आर हायर्ड एंड ऑल दैट, दैट्स द नाइस पार्ट। द वर्स्ट पार्ट इज़ टेलिंग समबडी दैट ही इज़ नो लॉन्गर नीडेड, दैट्स द वर्स्ट पार्ट ऑफ माई जॉब। एंड जब ये मुझे करना पड़ता है मुझे बहुत स्ट्रेस होती है, मेरी नींद उड़ जाती है, ऑल्दो मैंने कितना किया है, लेकिन एवरी टाइम दैट आई हैव टू डू इट मैं उस रात सो नहीं पाती। इमोशनली चैलेंजिंग होता है ना? होता है, मेरे लिए होता है, बिकॉज एवरीबडी वुड फील ना कि तो सारा वक्त करती रहती है हायर फायर, लेकिन वो आसान नहीं होता हायर एंड फायर करना। फायर इज़ समथिंग विच मुझे बहुत तकलीफ होती है। एंड सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट लाइफ ऑफ एन HR, तो मुझे बताएं कि व्हाट वाज द बिगेस्ट चैलेंज यू फेस्ड? पर्सनल भी हो सकता है, प्रोफेशनल। देखो बिगेस्ट चैलेंजेस तब होते हैं जब आपको कंपनीज को ट्रांसफॉर्म करना होता है। एक सर्टन पाथ पे कंपनी चल रही है और फिर हमें उसको ट्रांसफॉर्म करना है। व्हेन आई जॉइंड इजी पैसा, हम एक माइक्रो फाइनेंस बैंक थे, ठीक है, एक माइक्रो फाइनेंस बैंक थे जिसमें हमारे पास ब्रिक एंड मोटर ब्रांचेस थी। फिर जब हमने वॉलेट बिजनेस एक्वायर किया और फिर जब हमने फिनटेक के पाथ पे चलना शुरू किया, हमने फिर सोचा कि वी हैव टू डिजिटाइज आवर प्रोसेसेस एक्सेट्रा। वो ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा चैलेंजिंग होती है बिकॉज उसमें पीपल इन्वॉल्व होते हैं। लॉट्स ऑफ पीपल आर डूइंग अ लॉट ऑफ पेपर वर्क, जो कि सारा ट्रांसफॉर्म हो जाता है। दे आर ऑल्सो नॉट रेडी टू मेक अ चेंज इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट एट फर्स्ट। और एज आई से चेंज पहले बहुत डिफ़िकल्ट होता है एक्सेप्टेंस करने में। जब हम चेंज कर रहे होते हैं तो हमें लगता है कि ये तो हो नहीं पाएगा, लेकिन जब हो जाता है तो हम भूल जाते हैं जो तकलीफ़ें हुई थी, ठीक है। सो ये मेरे लिए सबसे चैलेंजिंग है, जब आपको एक मोड़ लेना हो ना, जब आपको एक टर्न लेना हो, वो सबसे चैलेंजिंग होता है। रिमेंबर एनी स्टोरी? मेरी तो हर बैंक में स्टोरी है और हर जगह स्टोरी है। Everything is like the most interesting one. It's like when you had to there is a company where I had to corporatize the culture. वहाँ कल्चर ये था कि आप यू नो एक
बॉस के साथ बात नहीं कर सकते, बॉस के कमरे में नॉक करने के बगैर जा नहीं सकते, हायरार्की इतनी स्ट्रिक्ट है कि यू कैन ओनली स्पीक टू योर डायरेक्ट सुपरवाइज़र, उसके ऊपर आपकी कोई रसाई नहीं है। इस किस्म की कंपनी में, स्ट्रेट जैकेट कंपनी में जाके करना तो वाज लाइक वाज आई इनिशियली थॉट कि माय गॉड दिस इज़ लाइक इम्पॉसिबल। तो उसमें मुझे बहुत सुननी पड़ी थी, नीचे वाले लोगों से भी सुननी पड़ती, ऊपर वाले लोगों से भी सुननी पड़ती है। नीचे वाले लोग कहते हैं कि क्या करने आई है ये, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि लड़की है, इसे क्या पता। वो दोस्त काइंड ऑफ बिगिनिंग ऑफ माई करियर तो यही होता है ना कि लड़की है, उसे क्या पता। अब मुझे याद आया, मोस्ट इंटरेस्टिंग चीज़ हुई थी मेरे एक बैंक में, जहाँ आई वॉज हेडिंग अ डिपार्टमेंट जिसमें सारे मर्द थे। ओके, एंड व्हेन आई वाज गिवन द चार्ज ऑफ द डिपार्टमेंट, आई वॉज ए यंग फीमेल, और मेरे पास सारे मुझसे ज़्यादा उम्र के मर्द हजरात थे, वेरी गुड पीपल। लेकिन वहाँ मेरी एक्सेप्टेंस वॉज सो लो, बिकॉज़ वो मेरे मुंह पे मुझे कह देते थे कि तुम्हें क्या आता है, ये लड़की पता नहीं किसकी रिश्तेदार है, पता नहीं कहाँ से आई है, हमें सिखाएगी, हम तो इतने सालों से दोस काइंड ऑफ थिंग्स, इतने सालों से हम एक तो इसे क्या लड़की है, पता। ऊपर से तजुर्बा कम है। तजर्बा कम, लड़की है और बॉस बन के आ गई, हिम्मत तो देखो। सो दैट काइंड ऑफ थिंग। सो वहाँ इट वाज द मोस्ट चैलेंजिंग कि पहले तो मुझे अपने काम से उनको मनवाना था कि भाई मुझे काम आता है। थैंकफुली उस वक्त हम सिस्टम चेंजेस कर रहे थे, तो मैंने जो नया सिस्टम था उस पर मैंने बहुत जल्दी उबूर हासिल कर दिया। सो देन आई न्यू मोर देन देम। द मिनट दे नो दैट द बॉस नोज मोर देन देम, एक रिस्पेक्ट ऑटोमेटिकली आ जाती है। दे नो कि भाई अब तो वो काम तो जानती है। दूसरा कि मेरा ये तजर्बा है कि इफ़ एनीबडी कम्स एंड टेल्स यू ना कि ये मुझसे नहीं हो सकता, मैं नहीं करूँगा और मैं छोड़ के जा रहा हूँ, आई डोंट केयर। मैं कहती हूँ छोड़ के जाना चाहते हो चले जाओ। आई हैव वर्क फ्रॉम अ वेरी ग्रास रूट लेवल अप, सो मुझे हर काम आता है, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं होती। कल किसी छोटे से छोटे ब्रांच ऑफिसर का इंटरव्यू करना हो या बड़े से बड़े CEO का इंटरव्यू करना हो, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं होती। अगर मुझे कोई आके थ्रेट करे कि मैं छोड़ के चला जाऊँगा या खुद कर लो, दैट डजंट फेज मी एट ऑल। सो मुझे अब उस स्टेज पे मुझे कोई डर वर नहीं लगता कि छोड़ के जा रहे हो चले जाओ। और आई एम श्योर देयर विल बी सो मेनी अदर पीपल। अपॉर्चुनिटी मार्केट में है, टैलेंट है, मिल जाता है टैलेंट, लेकिन आपको टैलेंट को ग्रो करने का टाइम देना चाहिए, आपको टैलेंट को नर्चर करने का टाइम देना चाहिए। यू हैव टू वर्क टू ग्रो द टैलेंट। पका पकाया टैलेंट आप लेकर आते हो, फिर आपको अपना नहीं बनता, फिर वो चला जाता है ना। पका पकाया टैलेंट यहाँ आता है, 2 साल काम करता है, चला जाता है। जो होम ग्रोन होता है वो आपके साथ रहता है। लेकिन हर लीडर का काम है कि वो होम ग्रोन टैलेंट को नर्चर करे। टुडे आजकल के लीडर्स कहते हैं कि प्लग एंड प्ले, मुझे कहीं से पका पकाया मिल जाए फ्रूट ट्री से, मैं लेकर खा जाऊँ, ऐसा नहीं होता। सो आई थिंक देयर इज सो मच टू लर्न फ्रॉम यू, और बहुत सारे क्वेश्चंस पॉप अप कर रहे हैं। मैं जल्दी आई एम श्योर। मुझे बताएं ब्लंडर्स ऑफ योर्स इन अ करियर। ओके, सो tell me a story. ब्लंडर, अच्छा एक ब्लंडर, आई हैव ओनली वन ब्लंडर जिसको मैं ब्लंडर कहूँगी। वो ब्लंडर ये है कि चेंज मैनेजमेंट मेरा काम है, ठीक है। मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में मैंने चेंज मैनेजमेंट को बहुत जल्दी किया, राइट। चेंज मैनेजमेंट ऑलवेज टेक्स 2 years, चेंज 2.5 मैनेजमेंट in the sense मतलब कि जब कि आप लीडरशिप। नो, चेंज मैनेजमेंट मीन्स जब आपको ऑर्गेनाइजेशन को ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है, जब आपको कल्चर चेंज करना पड़ता है ना पूरी ऑर्गेनाइजेशन का, तो वो आप 6-8 महीने 9 महीने में नहीं चेंज कर सकते, ठीक है। उसको टाइम देना पड़ता है, बिकॉज आप एक स्टेप ऑफ चेंज करते हो, फिर आप उसको, जैसे कहते हैं ना, कॉफ़ी आपने पी, फिर रखी, फिर आपने टेस्ट की कि कैसी थी, और फिर वापस आपने मग रखा। दैट्स द वे यू हैव टू मैनेज चेंज। चेंज कैन नॉट बी डन फटाफट। एक जहाँ मेरा ब्लंडर हुआ है, जहाँ आई वॉज टोल्ड कि मुझे ये करना है पूरे साल में, और मेरा ये होता है कि कोई मुझे अगर कोई चैलेंज करे कि 1 साल में कर दो और मुझे टाइम दे दे, तो मैं तो फिर फोकस में वो ट्रेन की तरह चलती हूँ कि मुझे पता है कि एक डब्बे के पीछे दूसरा डब्बा, ये करना है, और मैं टक 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 चली। गलती हो गई। गलती ये हुई कि मुझे हर डब्बे के बाद
पॉज लेना बहुत ज़रूरी था कि ऑर्गेनाइजेशन हिल तो नहीं गई है, ऑर्गेनाइजेशन में लोग एकदम से परेशान तो नहीं हो गए विद दिस चेंज, ऑल्सो द ओनर्स, द जो मालिकान हैं वो तो नहीं परेशान हो गए, क्योंकि उनके लिए भी तो एक चेंज है ना, वो भी तो अपनी आउटफिट को कॉर्पोरेटाइज करना चाहते हैं। तो आप जब आप मालिकान हो और आप खुद कंपनी चला रहे हो और फिर आप एक मैनेजमेंट टीम के हाथ में ये काम दे रहे हो, तो आपसे भी वो काम छूटता है। जब आप काम छूटता है वो भी दर्द होता है, वो भी तकलीफ़ दे है। शायद मैंने वो टाइम नहीं दिया उनको भी और अपने आप को भी, तो वो मुझे लगता है मेरा सबसे बड़ा ब्लंडर है। और उसके बाद मैंने इतना सीखा कि फॉर द नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशंस आई न्यू के जल्दी का काम जिसे कहते हैं ना शैतान का, सो दैट शुड नेवर हैपन। व्हेनेवर आई हैड टू मेक अ कल्चर चेंज, आई मेड श्योर कि मैं इनसे कहूँ कि कल्चर ये 6-8 महीने में नहीं चेंज होगा, कल्चर चेंज 2 साल में होता है, और फिर वो इतना ग्रेजुअल होता है कि आपको पता ही नहीं चलता कि आपने चेंज किया। सो यू डू इट सो सीमलेसली, यू नो, वेरी छोटी छोटी चीज़ों में आप चेंजेस करो और लोगों को पता भी ना चले और लोगों की हैबिट्स भी बदल जाए और फिर हमें लगे कि ये हम तो ऐसे ही थे। वरना अगर जल्दी से करोगे तो कुछ क्या होती हैं? यू नो, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं कि आप जब इनिशिएटिव्स लेते हो, जब आप कोई भी चीज़ करते हो तो पहले आप बाइन लो। अगर आपने कोई बड़ी चेंज करनी है, जब आपने कोई पॉलिसी चेंज करनी है, फॉर इंस्टेंस, आप एक फोकस ग्रुप करो, आप पूछो इनसे कि हम ये करना चाह रहे हैं, आपको क्या लग रहा है, एक्सेप्टेंस क्या होगी। देखिए, मैं तो HR हेड हूँ, मैं तो यहाँ बैठी हूँ, राइट, लेकिन नीचे सारे लोग हैं, सारी चेंज उनको हिट होगी, नीचे वाले लोगों को चेंज हिट होती है। सो यू शुड हैव अ फोकस ग्रुप जिसको आप बैठ के आप बताओ कि दिस इज़ व्हाट आई एम थिंकिंग, ये करना है, हाउ विल यू हेल्प मी। सो यू हैव टू टेक द बाइन फ्रॉम देयर, और ये चेंज मैनेजर्स आप उन्हीं में से लोग चूज़ करो कि आप चेंज चैम्पियंस उन्हीं को बनाओ। मैं चैम्पियन नहीं हूँ, चैम्पियन आप हो, आपको वहाँ बैठ के करना है। सो इनका बाइन लेना बहुत ज़रूरी है, और आपको लगे कि इनकी बाइन नहीं आ रही ना, तो थोड़ा सा रुक जाएं, या फिर उनको बताएं कि अगर आपको डर लग रहा है तो क्यों डर लग रहा है, क्या चैलेंजेस हैं, बिकॉज ईच चैलेंज में एक अपॉर्चुनिटी है। सिंपल सी चेंजेस होती हैं इन द सेंस दैट आपका कल्चर अगर है कि आप रिजिड हो, आप प्रोसेसेस फॉलो करते हो, या एक सिंपल, जिस तरह हमने ट्रांसफॉर्मेशन की इजी पैसा में, वी मूव फ्रॉम अ पेपर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन टू एवरीथिंग नाउ डिजिटल। हमारी हर चीज़ अब फ़ोन पे, हमारी ऐप है, जैसे कि हर चीज़, मेरी बैंकिंग अब ये मेरे फ़ोन पे होती है, ठीक है। अब इसको जब चेंज करना था तो ये इजी नहीं था ना, फ्रॉम फिलिंग फॉर्म्स टू डूइंग एवरीथिंग हियर, पीपल वर ऑल्सो नॉट रेडी। कस्टमर्स तो बात की बात है, मेरे अपने लोग रेडी नहीं थे कि अच्छा ये अब इस पे करना पड़ेगा, तो सबके पास तो फ़ोन्स नहीं होंगे, मेरा फ़ोन तो ये नहीं है, मेरे फ़ोन तो भी नहीं होगा, हाँ इंटरनेट नहीं होगा, ये नहीं। पहले एवरीबडी स्टार्ट्स टॉकिंग अबाउट द इश्यूज़, पहले अपॉर्चुनिटी नहीं देखता कोई, पहले कहता नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। सो आप ये वाली जब चेंजेस भी करते हो और आप कहते हो कि हम अपना पूरा कल्चर चेंज करते हैं, हम अपना कल्चर ज़्यादा फ्लेक्सिबल करते हैं, ओपन कल्चर करते हैं। जब हमने ओपन सीटिंग भी शुरू की ना, फॉर इंस्टेंस, पहले हम सारे ना कमरे में बैठते थे, बॉसेज हैं वो बड़े बड़े कमरों में बैठे, फिर इसके छोटा बंदा की छोटी क्यूबल, फिर इसके नीचे बंदा का छोटा, इससे भी छोटा क्यूबिकल, और फिर सारे बाकी जो नीचे के स्टाफ है वो ओपन वो बैठे। हमने वो सारा चेंज कर दिया, हमने पूरी ओपन सीटिंग कर दी, और हमने फ्री सीटिंग कर दी कि भाई जो बंदा जहाँ बिगिनिंग में आता है, सुबह आता है, वो अपनी जगह पे बैठ जाए। हाँ, डिपार्टमेंट्स अलग अलग हमने रखे हैं, लेकिन ये यू कैन सिट ऑन एवरी टेबल। अब ह्यूमन बींग्स का ये है ना, यू आर अ क्रीचर ऑफ हैबिट। मैं अगर आप इसी टेबल पे हूँ तो मैं रोज़ चाहूँगी मैं यहाँ पे यहाँ आके बैठ जाऊँ, लेकिन अब तो हर चीज़ लैपटॉप पे, आपको पेपर बेस्ड चीज़ें नहीं चाहिए होती। सो अब हमारी कोशिश ये होती है कि एवरीबडी इन दी ऑफिस लुक्स द सेम, वर्क्स द सेम, तो जो हमें होता है ना कि छोटा बड़ा आदमी फ़र्क ना पता चले, हायरार्कीज़ है। लेकिन इसमें एक और चीज़ है, ठीक है, छोटा बड़ा आपने सबको इक्वल कर दिया, इक्वल किया नहीं, ओपन स्पेस में रखा, सो दैट परसीव्ड लगे कि एवरीबडी इज़ द सेम। लेकिन व्हेन इट कम्स टू ओपन स्पेस, और अब जैसे यहाँ पे भी है, बट मेरा तो बहुत इख्तलाफ है इसमें। अच्छा मुझे नहीं समझ आता, बिकॉज आई गेट वेरी मच
डिस्ट्रैक्टेड, तो मतलब मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा अनप्रोडक्टिव चीज़ है मेरे काम Really? के लिए. हाँ, आई फील दिस वे, तो इसलिए अच्छा, मैं क्वेश्चन कर रही हूँ. that is because maybe you work in an environment जो बहुत noisy भी होता है ना. Now certain job roles and certain departments noisy होंगे, ठीक है. So अब उसके लिए शायद वो open space इतना productive ना हो. लेकिन बहुत सारे एरियाज़ के लिए बहुत easy हो जाता है, and people condition themselves ईजी हो कि जाती इन है द सेंस कि आप communication. नॉइज़ ना सुनो. मुझे भी पहले बहुत दिक्कत होती थी कि मैं पहले कमरे में बैठती थी और फिर जब मैंने कमरे से बाहर बैठना शुरू किया तो मुझे ऐसा लगा कि मैं एक अवामी जगह पे बैठी हूँ. हाँ, हाँ, एग्जैक्टली. ऐसे ना. एंड बट वैसे ही चलाए हुए इवेंचुअली यू गेट आई गॉट यूज्ड टू इट. अब अगर मुझे बाहर की आवाज़ नहीं आती है ना, मुझे तकलीफ होती है. मुझे लगता है क्या हुआ, सब फियर ऑफ खैरियत है? मिसिंग आउट, वो फोमो हो जाता है कि क्या हो रहा है बाहर जो मुझे नहीं आवाज़ आ रही. सो अब you have to condition yourself. So it's just a matter of conditioning yourself. But also certain job roles. For example, when I'm writing, तो जब मैं लिख रही हूँ ना, हाँ, then you need तो नहीं concentration. No, I agree. तो फिर मैं घर जाके लिखती हूँ. एयरपोर्ट्स पहन लो. नहीं तो आप गाने सुनते हुए कैसे कर सकते हैं? नहीं नॉइस कैंसलेशन कर दो ना कि noise आपको. cancel. हाँ, because मैं फ्रेंड से कि जब आप म्यूजिक लगाते हैं तो फिर आप फोकस से अच्छा, काम कर मुझसे सकते नहीं हैं. होता. म्यूजिक के हाँ, साथ I am कैसे not काम that होता है sort यार? कि हाँ. कभी भी नहीं होता. नहीं दो चीज़ें Okay, नहीं होती. okay. मैं जेन जी नहीं हूँ. शायद तो ये इसलिए. चीज़ नहीं हो सकती मुझसे. So, since you're very, experienced in reading minds and reading behaviors and you understand the body language, मैंने specifically ये question रखा था because anybody जिसने HR पे इतना वक्त निकाला है वो समझता है लोगों की body language को और mindset को. तो मुझे बताएं, जब कोई इंटरव्यू में आकर बैठता है, what are the red flags? The way you sit, first of all, okay? The red flag is low energy, one-line answers, also using all very fancy words which don't really mean anything, and you're not able to explain. Everybody today uses Chat GPT ना for everything, ठीक है? तो अब certain questions वो लेके रट के आ जाते हैं. And then when you ask something which is not ordinary or out of the ordinary, and then they falter. और जिसमें learning की quality ना हो, that's the biggest red flag. Somebody who कैसे says पकड़ती हैं? मुझे तो आता है. अच्छा. अगर आपने CV में कुछ लिखा हो and if I say कि ये तुमने कैसे किया, मुझे तो आता है, ये तो मैंने कर लिया है. मैं आपको बताता हूँ how to do it. I find that very unnerving. बंदा जो कि मज़ीद सीखना ना चाहे, बंदा जो कि अपनी सीखी हुई बात को बदलना ना जाने, वो बंदा एक नहीं चाहिए हमें. I would rather have somebody who has energy, somebody who has passion, somebody who looks, who's hungry, कि चैलेंज आएगा और मैं उस चैलेंज में से अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा या ढूंढूंगी. ठीक है. वो और आपको पता चल जाता है उसकी आंखों में. मुझे तो उसकी आंखों में पता चल जाता है. आंखें नहीं झूठ बोल सकती ना. आप वैसे BS करते रहें, बुलशिट करते रहें, लेकिन जब आपकी आंखें बता देती हैं. एंड देन देयर आर सम पीपल हु सिट इन अ सर्टेन वे, जैसे लाइक यूं फैल के बैठना, एंड देन कीप स्विंगिंग ऑन देयर चेयर. ये नर्वसनेस दिखाता है क्या? ये नहीं, nervousness ओवर दिखाता है? कॉन्फिडेंस दिखाता है. नर्वसनेस होता है जब आप यूँ सुकड़ के बैठते हो ना. तो ना आप सुकड़ के बैठते हो तो आप कहते हो कि उस नर्वस है. तो पहले आई थिंक व्हाट आई डू इज़ कि जो पहले बंदे को कंफर्टेबल कर लो, बिकॉज एवरीबडी बिकम्स नर्वस व्हेन यू कम इन फ्रंट ऑफ अ सीनियर. ठीक है ना. एवरीबडी बिकम्स नर्वस. When they're like fidgeting and like moving. there are some people है, fidgeting moving is not so much of a problem, लेकिन जो bullshitting होती है ना वो मुझे बहुत तकलीफ देती है. कि आप कहते हो कि मुझे सब आता है और मैं जहाँ से होकर आया हूँ, तो भाई फिर तुम आए क्यों हो अगर सब आता है, सब कुछ है तो. That means you're coming for the wrong reason. You're only coming for the pay raise. You're only coming for the title. So when a person only comes for the pay raise and for the title, you come to know. Okay. So that's the biggest red flag. And what are the red flags in a CV? Oh, okay. So very long CVs, 5-6 सफ़े के CVs. फिर typical words लिखना, achieved. बिकॉज हर चीज़ अचीव खुद नहीं करता. इट्स ऑलवेज अ टीम एफर्ट के साथ वो चीज़ें अचीव होती हैं. फिर लिखते हैं ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी स्पैनिंग सो मेनी ईयर्स. फिर ऑल दीज टर्म्स जो कि फैंसी टर्म्स यूज़ करते हैं. CV हैज़ टू बी
शॉर्ट CV हैज़ टू बी रियल, कि अगर मैं पढ़ूँ तो मुझे समझ आए कि ये किया क्या है, यू नो। शश के ना हो. शश, हाँ एग्जैक्टली, गुड वर्ड। शश के ना हो, शश के नहीं होने चाहिए फालतू फालतू के. Growth Some hacker. growth hacker. I'm the growth hacker. I'm the growth hacker. What is a growth hacker? You hack growth? How lame. But ये चीज़ें हैं कि आपको पता चल जाता है ना कि इतनी सारी चीज़ें लिखी हैं उसमें से. when you see, मैं अगर CV को 3 मिनट में ना देख सकूं, जिसका मतलब है CV इज़ नॉट इंटरेस्टिंग. आई शुड बी एबल टू पिक आउट कि अच्छा यहाँ ये काम किया, यहाँ ये काम किया, ये काम किया. अब देखो मेरा तो काम है तो मुझे जल्दी, मैं ईजिली देख के कर सकती हूँ. शॉर्ट लिस्टिंग मेरे लिए ईजी हो जाती है. लेकिन फॉर पीपल जिन्होंने जो रोज़ ऐसी चीज़ें नहीं देखते हैं, तो दे शुड बी एबल टू रीड इट एंड अंडरस्टैंड इट इमीडिएटली. इफ़ यू कैन अंडरस्टैंड इट, दैट्स द राइट CV. Okay. Tell me about emotional intelligence, because you are emotional intelligent. You think so? I believe How? that. How do you know I'm emotionally intelligent? You wouldn't have been at this position then. You Okay, said so- कि even अगर लोग emotionally intelligent ना हो तो भी वो चढ़ जाते हैं. हाँ, हो जाता है, ऐसा नहीं है. बट यू सी फॉर कितने टाइम तक चलेंगे? मुझे नहीं लगता anybody हाँ नहीं चल सकते. यू हैव टू बी, देखिए आपका इमोशनल कोशेंट फॉर एन HR पर्सन हैज़ टू बी हायर देन योर IQ. अगर आप समझते हैं आप अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट, और अगर आप फ्रॉम स्केल ऑफ 0 to 10 अगर आप समझते हैं कि आपकी इंटेलिजेंस 8 है और आपकी इंटेलिजेंस 9 है, जो भी आप अपने आप को समझें, और अगर आप HR में हैं या आप एनी लीडरशिप पोजीशन में हैं और आपका EQ उससे ज़्यादा नहीं है, योर EQ शुड बी मोर देन 10 व्हेन यू आर अ लीडर, whether you are an HR or whether you are a CEO, whatever. आपकी EQ लेवल बहुत हाई होना बहुत ज़रूरी है. बिकॉज IQ तो आपकी थी एक लेवल पे, तब तो आप यहाँ तक आए ना. अगर आपकी IQ नहीं होती तो आप यहाँ तक पहुँचते ही नहीं. लेकिन फिर आपको अगर लीडरशिप क्वालिटीज़ चाहिए तो उसके लिए आपका EQ हाई होना बहुत ज़रूरी है. आप में, आपकी तबीयत में ठहराव बहुत ज़रूरी है. आपको हर चीज़ को एब्जॉर्ब करने का पेशेंस बहुत ज़रूरी है. और आपकी लिसनिंग स्किल्स हैव टू बी ऑल टाइम हाई. आपको सुनना है, बिकॉज आप सुनेंगे ना तो इतनी सारी जो बातें होंगी, सपोजिंग किसी ने 10 बातें की और भले उसमें से 7 बातें आप माइनस कर लें, लेकिन वो 3 बातें ज़रूर ऐसी वो बंदा कर जाएगा जो कि आपके दिल में घर कर लेगी, आपके दिमाग में एक घंटी बजनी शुरू कर देगी. अभी आप मुझसे कितनी बातें कर रही हैं, आपने जो सर्टन सवाल पूछे, बाय द टाइम वी लीव आई एम श्योर आई विल पिक अप समथिंग फ्रॉम यू एज वेल, बिकॉज आई एम हियरिंग, आई एम लिसनिंग. ठीक है. सो दीज आर द थिंग्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट. आपको लगता है कि दरगुजर करना इज़ वन ऑफ दोज की स्किल्स जो किसी भी इमोशनली इंटेलिजेंट लीडर में होनी चाहिए? हाँ, होनी चाहिए दरगुजर करना. लेकिन अब दरगुजर की भी कोई लेवल है. ये नहीं कि आप हर चीज़ दरगुजर करते रहो. नहीं, of course, सर्टेन balance. चीज़ें आपको दरगुजर करनी पड़ती हैं. आई एम नॉट सेइंग करनी चाहिए, बट करनी पड़ती हैं जो आपको करनी है. ठीक है. यू नीड टू इग्नोर सर्टेन थिंग्स. यू नीड टू से कि ओके, पार्क देम. इवन इफ़ यू डोंट वांट टू टेक एन एक्शन इमीडिएटली, यू कैन पार्क देम. उसको भी दरगुजर कहना करता है ना, कि आपने उसको थोड़ी देर के लिए पार्क कर दिया और देन यू विल पिक इट अप एट द राइट टाइम. हर जंग लड़ी नहीं जाती, जंग को स्ट्रैटेजाइज करना पड़ता है. चूज योर बैटल्स वाइसली. या सो अगर आप हर चीज़ में अगर आप भिड़ जाओगे, हर चीज़ में आप लड़ने शुरू हो सारी जाओगे, बैटल्स आप एक साथ ले हाँ, लेंगे. वो नहीं कर सकते ना. वो नहीं. एंड आप हर एक को नहीं नाराज़ कर सकते. ठीक है. लाइक मेरी लीडरशिप पूरी टीम है, मेरे पास 11 लोग हैं. अब जितनी भी प्रॉब्लम्स हो, जितनी भी मेरी इख्तलाफात हों उनसे, मैं हर एक से एक साथ नहीं लड़ सकती. एक साथ सबको टेक ऑन नहीं कर सकती. यू कैन बिकम अ वॉरियर. यू नो, एज HR यू आर अ पीस मेकर. यू हैव टू मेक श्योर कि हर चीज़ खुश असलूबी से हो जाए. अरे वाह यार, आई टोल्ड यू टू यूज उर्दू. आई हैव यूज्ड उर्दू, सो आई सेड खुश असलूबी से हो जाए हर चीज़. तो ये खुश असलूबी से उस वक्त हो सकता है जब आपकी EQ हाई हो. ठीक है. जब आप अपना ईगो लेकर ना चलें. योर ईगो कैन नॉट वॉक 10 steps ahead of you. You can't do that. ईगो का ही तो चक्कर है बाबू भैया. हाँ, ईगो का ही था चक्कर. ईगो सबसे पहले आता है. सो वो आपको
I was actually watching a reel yesterday where this guy was telling about successful people. He's a podcaster and he has interviewed a lot of successful people. And he said one thing, मुझे भी उर्दू यूज़ करनी चाहिए. उसने कहा एक चीज़ जो उन सब में कॉमन थी वो ये कि वो बहुत झुककर बात करते हैं, बहुत झुककर चलते हैं, उनमें आजिज़ी और इंकिसारी है और वो कोई छोटे काम को छोटा नहीं समझते. ह्यूमिलिटी. सो ह्यूमिलिटी आनी चाहिए सो दैट आप छोटे से छोटा काम को भी ना रिस्पेक्ट कर सकें. एक जो हमारे वहाँ जो जैनिटर होता है, जो हमारे वॉशरूम साफ़ करता है, जो हमें चाय पेश करता है, उसके भी काम में डिग्निटी है. ठीक है, तो अगर आप उसको भी जब वो चाय सर्व करता है तो उसको आप शुक्रिया कहो, थैंक यू कहो. आप उसे पूछो तुम्हारे घर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तुम ठीक हो, तकलीफ़ तो नहीं है. सो उसको भी अच्छा लगता है, उसको भी लगता है कि भाई मैं भी एक उसका हिस्सा हूँ. हमारी ऑर्गेनाइजेशंस में तो जब हम एंड ऑफ द ईयर अवार्ड्स देते हैं ना, तो हम तो हमारे पियोन्स को, जैनिटर्स को, इवन हमारे सिक्योरिटी स्टाफ को भी अवार्ड देते हैं. बिकॉज वी हैव टू मेक देम फील इंक्लूसिव. हर बंदा ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा होता है. और मैं एक मज़े की बात बताऊँ, मैंने एक चीज़ एक्सपीरियंस की है, आई डोंट नो और लोगों ने भी की होगी, कि जो जेनिटोरियल स्टाफ होता है ना, ये अगर आपको किसी के बारे में बता रहे हैं ना, बिहेवियर्स के बारे में, They would know. Spot on, Yes, spot yes. They would on. know everything. क्योंकि आप जिस कुर्सी पे बैठी हैं या कोई और जिस कुर्सी पे बैठा है, वहाँ कोई ना आपके साथ बदतमीज़ी करेगा, ना ऊंची आवाज़ में बात करेगा, ना झड़केगा आपको. जेनिटोरियल स्टाफ के साथ बिहेवियर या इखलाक किसी का कैसा है पता चल जाता है. वहाँ से पता चल जाता है बंदे का. आपको पता है ना कि जैसे रेस्टोरेंट में आप सर्वर्स के साथ जिस तरह मुखातिब होते हो ना, तो आपकी फितरत समझ आ जाती है. When you're sitting in a restaurant, when you see people being rude to waiters, I just hate that. यार, he's serving you. Have you watched Munna Bhai? Yes. That's, You remember how the girl judges his potential candidate for the marriage के वो janitorial staff के साथ कैसे बात करता है. बिल्कुल. So that's the real thing, by the way. Yes. Coming back to emotional intelligence वाला part, I want to know certain tips जो कि आप किसी को help करें अगर emotional intelligence पे काम करना है, उससे improve करनी है emotional intelligence. सबसे पहली चीज़ जो मैंने बहुत अर्ली ऑन प्रैक्टिस की वॉज कि जब गुस्सा आता है ना, तो काउंट टिल 10. इफ़ यू वांट टू से समथिंग टू समबडी एंड यू नो कि ये आपके मुंह से गुस्सा निकलेगा, तो आप काउंट टिल 10. व्हेन यू बाय द टाइम यू रीच 10, आपका गुस्सा आधा तो 50% वहीं कट हो जाता है. और फिर आप जब तक 10 तक आप काउंट करते हो ना, तो आप इतनी सांसें भी लेते हो. तो आप सांसें लेते हो तो आपको पता चल जाता है कि आपको थोड़ा सा रुकना है, स्लो डाउन करना है. दैट्स एक मेंटली आप अपने आप को चैलेंज करते हो और आप अपने आप को ट्रेन करते हो. ठीक है, कि आपको आउटबर्स्ट नहीं करना. बिकॉज अच्छा, मैंने तो अपने कमरे में ना एक फ्रेम लगाई है जो मुझे सारा वक्त ये कहती है कि अ मोमेंट ऑफ पेशेंस इन अ मोमेंट ऑफ एंगर सेव्स अ लॉट ऑफ मोमेंट्स ऑफ रिग्रेट. Lovely. ठीक है, आई लव्ड दैट एंड द डे आई सॉ इट आई जस्ट ब्रॉट इट इन द ऑफिस एंड आई पुट इट राइट देयर सो दैट आई नेवर फॉरगेट. बिकॉज देखो, इंसान हूँ, गुस्सा ऑफ कोर्स मुझे आता है, कैसे नहीं आ सकता. लेकिन जब मैं वो रोज़ पढ़ती हूँ, रोज़ देखती हूँ, तो मुझे लगता है कि नहीं. ऑल्सो व्हेन यू आर राइटिंग ईमेल्स, व्हेन यू आर रिस्पॉन्डिंग, यू डोंट रिस्पॉन्ड व्हेन यू आर एंग्री. ये सारी छोटी छोटी प्रैक्टिसेस है, उससे आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ती है. और बताएं. और क्या बताऊँ मैंने क्या किया. अच्छा, ऑल्सो के भी practice अच्छा करनी ऑल्सो देखिए, एम्पैथी हर किसी में नहीं होती नहीं ना. होती नहीं होती. या बट aware आई नहीं गेस होते. शायद empathetic ना हो, मैं ये नहीं कहूँगी, अवेयर but नहीं aware होते नहीं. लोग. अवेयर नहीं होते हैं कि किस तरह एम्पैथी दिखानी चाहिए. सम पीपल आर जस्ट ब्लैक एंड वाइट. ओके, जब आप ब्लैक एंड वाइट होते हो ना, तो फिर इधर देयर इज समथिंग राइट और देयर इज समथिंग रॉन्ग. बट यू हैव गॉट टू लर्न. अच्छा हाँ, एक और चीज़ है, यू हैव टू लर्न टू वर्क इन द ग्रेज एज वेल. हर चीज़ ब्लैक नहीं होती, हर चीज़ वाइट नहीं होती, हर चीज़ सही नहीं होती. लेकिन एक सही और गलत के बीच का भी एक रास्ता होता है जो आपको पकड़ना पड़ता है बहुत इंस्टेंसेस पे. यू हैव टू, बिकॉज और आपको उसी में नेविगेट करके अपना काम निकालना पड़ता है. सो दैट ऑल्सो टीचेज यू. ठीक है, एंड अगेन ये चीज़ एक्सपीरियंस से और एक्सपोजर से आती है. ये ऐसे नहीं आ जाएगी.
जैसे कहते हैं ना कि when people say कि आपको इतना कैसे सब कुछ पता है, कैसे आता है, तो मैं कहती हूँ मैं पीछे काफ़ी मार भी पड़ी है. सो लाइक यू नो इफ़ यू वैसा ऐसे कि मेरी बैक पे आप देखें तो मैं मारी भी पड़ी है, मुझे बताया भी गया है. तो ऐसा नहीं है कि एवरीथिंग इज जस्ट कम नेचुरली एंड आई बीन यू नो आई जस्ट वोक अप लाइक दैट. You were born this way, Yeah, no. so it doesn't happen. So it's your experiences, your Yeah, I think exposures that kind of कुछ tailor you. There's certain reminders जैसे कि empathy है, listening है, patience है, reflection है. ये कुछ important parts हैं उसके कि अगर आप खुद को constantly remind करते रहें तो फिर बाकी तजुर्बा आपको सिखा देगा, right? So I want to know more about you. फिर हम आते हैं कुछ और टेक्निकल क्वेश्चंस पे. टेक्निकल क्वेश्चन से मैं ज़रा भागती हूँ, मुझे बिहेवियरल क्वेश्चन ज़्यादा पसंद आते हैं. जी पूछिए. चैलेंज पे आपने मुझे बताया था प्रोफेशनल चैलेंज. यू नेवर टोल्ड मी एनीथिंग अबाउट योर पर्सनल लाइफ. यू डिडंट टेल मी अबाउट अ पर्सनल चैलेंज एंड आई वांट टू नो. It's a personal challenge. You're Gujarati, right? I'm a Parsi. My native language is Gujarati. Tell me about teach me some Gujarati words. Gujarati word like su khabar chhe. That is how are you? Su khabar How chhe. are you today? Su khabar chhe. Badu ठीक ठाक. Are you okay? Everything okay? That's all. अभी मैं क्या बताऊँ? All right. So what do you want to know? So I want to know the challenge that you faced while growing in your professional career, but the challenge from personal life. Okay, क्योंकि साथ में चलाना okay, so हाँ देखो साथ में चलाना मैं अपने आप को बहुत फॉर्चुनेट समझती हूँ. ओके मुझे पर्सनल चैलेंज अपनी प्रोफेशनल लाइफ को चलाने में कम पेश आई बिकॉज मेरे पास सपोर्ट सिस्टम था. मैंने पहले भी आपको बताया ना कि मैं ओके सो आई कम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली जहाँ एजुकेशन was important and there was never a question कि एजुकेशन के बाद हम काम नहीं करेंगे, हम प्रोफेशनल लाइफ में नहीं जाएंगे. वो सोच कभी थी नहीं. इट वाज अ गिवन. सो आई ऑल्सो ग्रो अप इन अ वेरी कोएड एनवायरनमेंट. हमें पेरेंट्स ने डिग्निटी ऑफ वर्क, रिजिलियंस, बहुत एडेप्टेबिलिटी बहुत अर्ली लाइफ में सिखा दी थी. So and that really shaped my childhood and my adulthood as well. I've always been very focused in what I wanted to do. And मैं by nature diligent हूँ कि अगर मुझे पता है कि अगर ये चीज़ करनी है तो मैं मेरी planning बहुत अच्छी है. So therefore because I knew how to plan stuff, I was able to manage my professional life. Of course, having a child, going back to work within 3 months. नहीं डे केयर क्या था उस वक्त? डे केयर कुछ नहीं था. आपने बच्चा पैदा किया, 3 months में आप चले जाओ और वो 3 months जैसे ख़त्म होते हैं एवरीबडी वुड से कि ओहो छुट्टी करके आई है. उनको क्या मुझे समझ नहीं आती थी कि 3 months के बच्चे को छोड़ के आना was so difficult. मॉम गिल्ट. हाँ, सिवियर मॉम गिल्ट. वो तो जबकि and other moms would also give you guilt ना, because आप बच्चे को छोड़ने नहीं जा सकते, बच्चे को स्कूल लेने नहीं जा सकते. ऑल मॉम्स वुड कम यू नो विद देयर कॉफ़ी कप्स छोड़ने आते थे और मैं वो नहीं कर सकती थी. तो वो बहुत गिल्ट होता था. एंड आई यूज्ड टू ऑलवेज फील दैट आई एम नॉट गिविंग टाइम. बट आफ्टर सम टाइम आई रियलाइज दैट यू नीड टू गिव क्वालिटी टाइम टू योर चाइल्ड रादर देन द क्वान्टिटी. And I soon realized कि I was giving my child all the quality time. मेरे काम के बाद मेरा सारा वक्त मेरे बच्चे के लिए होता था. मैं शॉपिंग भी जाती थी तो मैं उसको ले जाती थी. ग्रोसरी शॉपिंग भी मैं उसको ले जाती, उसको कार्ट पे बिठा देती थी. You know, and we used to have fun because she used to pick up everything from the aisles and throw it in the cart. Eventually I had to throw half of the because वो सारी चीज़ें इकट्ठी करती थी and all that. But that used to be fun. So that was fun time. And she grew up watching an independent mother. She grew up watching a professional mother of how the mother has worked all her life, managed the house. So today I'm a very proud mother because my child is independent. My daughter is now independent. She lives independently. मुझे अब लगता है कि उसको शायद मेरी नीड ख़त्म हो गई. हाँ? कि और वो मुझे एक अलग गिल्ट था कि उसको मेरी ज़रूरत ही नहीं है, वो हर चीज़ खुद ही कर लेती है. लेकिन वो एक एहसास है जो माँ को हर स्टेज पे होता है. बिकॉज माँ चाहती है ना कि बच्चा उसके पास आए.
But the thing is that I want my child to always want me, not need me all the time, but want me. I would like her to want me in her life rather than need me in her life. You know the difference between want and need? वो चाहे कि मैं उसकी ज़िंदगी में हूँ, ये ना हो कि वो उसकी ज़रूरत हूँ मैं. Lovely. ज़रूरत ना हो. I should share this So tip those with your kind of daughter, I things. guess. So these should are the know. things which. हाँ. So मेरे लिए of course वो चैलेंज था कि वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करना. वो एक टेंशन होती थी कि मुझे घर पे जाके ये करना है, मुझे खाना बनाना है. वीकेंड्स पे मैं खाने बना के रखती थी फॉर 2-3 days एंड देन वीक में बीच में. आज भी मैं वही करती हूँ. सो कुछ चेंज नहीं हुआ है बिकॉज इट इज़ सच अ हैबिट नाउ दैट नाउ इट इज़ it's easy. It's like that's the way it is. So How old were you when you got married? I was 27. So there was no shadi pressure after 20s and 19 and 18? No. There was no shadi pressure as such. And I would not give that shadi pressure to my daughter as well. You have to make your life, make your career ऐसी मजबूत जगह पे पहले खड़े हो जाओ एंड शादी तो हो ही जाएगी. शादी के लिए वक्त नहीं होता, शादी के लिए राइट पर्सन होना ज़रूरी है. फिर राइट पर्सन अगर आपको 25 साल में मिल जाए, वेरी गुड. राइट पर्सन आपको 27 में मिले, 30 में मिले, 35 में मिले, दैट्स फाइन. यू नो, राइट पर्सन इज़ इम्पॉर्टेंट. शादी फॉर द सेक ऑफ शादी, ऑल्दो इट इज़ एन इवेंट विच आई थिंक एवरी वुमन शुड गो थ्रू, because we all want partners, we all want that companionship. और ये भी एक हिस्सा है एक औरत की ज़िंदगी का, बहुत अहम हिस्सा है. लेकिन उसके लिए लड़ मर पड़ना ये ज़रूरी नहीं है. और एज लिमिट करना भी. हाँ, कि बस अब मैं कर दूँ, 30 साल में हो गई हूँ, शादी हो जानी चाहिए. लेकिन ये हमारा सोसाइटी प्रेशर भी तो है ना. when mothers force their children, I think it's also because of societal pressure कि अच्छे रिश्ते नहीं आएंगे, you know, all that के. हाँ, ये of course. ये एक I pressure don't तो know. है. I understand it fully because my mother does the same yeah, thing. So it's not a pressure जो कि unfound है. But it's how Because you deal with the pressure. So there is no right way or wrong way to deal with it. हर किसी के लिए अपना रास्ता बहुत मुख्तलिफ होता है, and the societal pressure is actually real for mothers also, because I'm not a mother, तो मैं वो फील नहीं कर सकती. अब मैं हूँ तो मुझे लगता है कि people have started asking me, you know, बेटी की शादी कब करवा रही हो, and I find it very irritating. And I say, जब उसको करनी होगी हो जाएगी, जब वो कहेगी करवा दूंगी. That's my answer. So my mother is basically a single parent, right? So she is more she's taking a lot of pressure of so anxious, society, you know? yeah, anxious. So उनको समझाना वो है. हाँ, एंग्जाइटी रियल होती है. सो माँ की एंग्जाइटी रियल होती है. मैं भी कभी कभी यू नो समटाइम्स आई ऑल्सो थिंक कि यू नो हो जानी चाहिए, अब हो लेने से कि क्या कर रही, क्या तक क्या किसी ख्याल लेके बैठी हूँ. व्हाट इज दिस मैडनेस. नाइस से कि भाई सोसाइटल प्रेशर तेल लेने जाए. Nice, I like तेल that. बेचने जाए, that's what तेल लेने जाए. सही बोला था. सही बताया. टेंशन ले रही थी उर्दू की आप. राइट. अच्छा, ओके. सो एक चीज़ मैंने नोट की थी वो ये कि पाकिस्तान में आई वाज एक्चुअली वाचिंग दी स्टैट्स, 4 से 5% ख़वातीन हैं जो मैनेजर पोजीशंस पे होती हैं. उससे भी कम. स्ट्रेंज नंबर. हाँ, which is a very strange number. And in fact when it comes to India, our neighbor country, the number is great, better than us. तो मुझे बताएं कि क्या ऐसा किया जा सकता है और क्यों नहीं है. पहली बात तो ये बताएं कि क्यों नहीं है. क्या ये सिर्फ बिकॉज ऑफ दिस सबसे पहली चीज़, हाँ, डोमेस्टिक प्रेशर. ऑल्सो हमारे जो सोसाइटी है, हमारा जो माहौल है, उसमें आफ्टर यू ग्रेजुएट फर्स्ट ऑफ ऑल तो प्रेशर होता है ना, शादी करवा दो. ग्रेजुएट हो गई, शादी करवा दो. शादी करवा दी जाती है, फिर बच्चा हो जाता है. सो बाय द टाइम द वुमन अपने जो लड़की है जो अपने प्रोफेशनल करियर में शुरू होती है, जब वो 27-28 साल की होती है, तब वो एक मिडिल मैनेजमेंट में जाना शुरू करती है. दैट्स द टाइम जब उसके पास जो उसका जो सपोर्ट सिस्टम है वो ख़त्म हो जाता है. वेयर शी इज़ टोल्ड टू यू नो गेट मैरिड, बच्चे पालो या डू अ डिफरेंट जॉब. टीचर बन जाओ, आधा दिन का जॉब करो. वो MBA की हुई लड़की को टीचर बना देना, और वो भी कहती है कि यू नो माई हस्बैंड इज़ डूइंग वेरी वेल, मे बी आई डोंट हैव टू वर्क, मे बी आई डोंट नीड टू वर्क. यू नो, जब वर्क नीड और वांट के बीच का फ़र्क ख़त्म हो जाता है ना, तब वो लड़की घर बैठ जाती है.
सो टुडे अगर मैं स्टैट्स देखूं तो हमारी कंपनी में भी 21-22% खवातीन हैं, विच इज़ अ वेरी गुड नंबर, लेकिन वो मोस्टली सारे लोअर टू मिडल में हैं. हाँ. देयर आर वेरी फ्यू फ्रॉम C-level पे टू सी लेवल पे हम 2 हैं. ठीक है, आई विश आई कैन गेट मोर फीमेल्स. मैनी इंडस्ट्रीज़ में ज़्यादा हैं भी, लेकिन सम इंडस्ट्रीज़ लाइक बैंक्स वगैरह में कम हैं. एक तो एक परसेप्शन भी होता है, इंडस्ट्री का अपना अपना परसेप्शन भी है. एडवर्टाइजिंग में ज़्यादा फीमेल्स हैं, सो FMCGs में ज़्यादा फीमेल्स हैं. आप देखेंगे जहाँ पॉलिसीज़ रिलैक्स्ड हो, जहाँ पॉलिसीज़ कंफर्टेबल है फॉर फीमेल्स, वो फीमेल वहाँ परवान चढ़ती है. ठीक है, लेकिन जहाँ पॉलिसीज़ रिग्रेसिव हैं, जहाँ पॉलिसी फ़ीमेल को सपोर्ट नहीं करती, मैटरनिटी लीव हम मैटरनिटी लीव 6 महीने की देते हैं, उसके बाद भी अगर फीमेल इज़ अ वेरी गुड पोटेंशियल एंड अ गुड परफॉर्मर बट शी हैज़ सम मेडिकल इश्यूज जिसकी वजह से शी कांट जॉइन इवन आफ्टर 6 months, और मे बी इसका बच्चा बीमार रहता है या बच्चे को कोई तकलीफ़ है और वो बच्चे को नहीं छोड़ सकती, फिर हम उसे कहते हैं तुम वर्क फ्रॉम होम करो. तो हम उसको फिर भी वर्क फ्रॉम होम करवाते हैं फॉर अ टाइम अंटिल थिंग्स सेटल डाउन. सो दोज काइंड ऑफ थिंग्स शुड बी गिवन. ट्रांसपोर्टेशन, आप ट्रांसपोर्टेशन दे औरत को, बिकॉज वो बसों के धक्के ना खाएं. आप उसको कार अलाउंस दें जो कि वो अपने लिए गाड़ी ले सके, फ्यूल अलाउंस दें. दूसरी बात कि इक्विटेबल पे, बहुत सारे कंपनीज़ में पे इक्विटेबल नहीं होती. लड़की को जो सैलरी मिलती है वो लड़के से कम मिलती है. बहुत जगह पे ये है. हमें ये प्रॉब्लम ही नहीं है. मेरी कंपनी में ये इशू है, ये कभी रहा ही नहीं है. बिकॉज आई एम अ प्रोपोनेंट कि इफ़ अ वुमन इज़ डूइंग दैट जॉब शी शुड बी पेड एग्जैक्टली व्हाट अ मैन इज़ बीइंग पेड. ठीक है, बिकॉज शी इज़ ऑल्सो डूइंग द सेम रोल. Why should she be paid anything less? But lots of companies have that issue. तो equitable pay is very very necessary. वो क्यों काम करेगी आपके लिए अगर वो कहती है कि मेरे साथ वाला जो लड़का बैठा है उसको आपने ज़्यादा दिया क्योंकि वो लड़का है. ऑल्सो उनके लिए वो सहूलियात पैदा करें कि वो अपने साथ अपना करियर चला सकें. वो जो एक पीरियड होता है ना, व्हेन द गर्ल गेट्स मैरिड, व्हेन शी हैज़ चिल्ड्रन, और वो जो 5-6 साल होते हैं वही उसका क्रक्स होता है. अगर हमने वो साल में, इन सालों में उनको हेल्प कर दी, फिर तो उसके बच्चे बड़े हो जाएंगे, फिर तो इश्यू नहीं होगा. लेकिन वो ही 5-6 साल होते हैं, दैट्स क्रूशल. उस पे आप हेल्प करें. और उसमें सबसे ज़्यादा मैं तो कहती हूँ कि मर्दों को समझना है, बिकॉज मोस्ट बॉसेस तो मेल है ना. उनको समझना है, उनको सेंसिटाइज करना बहुत ज़रूरी है कि वो समझें कि अगर आपने एक प्रोडक्टिव औरत को जॉब दी है और उसको प्रोडक्टिव रखना है तो उसको आप ये सारी फ्लेक्सिबिलिटीज़ देनी पड़ेंगी. बिकॉज आई फील कि अ वुमन वर्क्स ट्वाइस एज हार्ड मच एंड इज़ मच स्मार्टर देन एनी मैन. ठीक है, ये मेरा कहना है. लेकिन अगर आप उसको सपोर्ट नहीं देंगे तो फिर वो अपनी जर्नी ब्रेक कर लेगी. और यही होता है कि जब अपनी जर्नी ब्रेक कर लेती है, हमारे इदारे में, हमारे इजी पैसा में, तो हमने बैक टू गेट हर शुरू किया, इन द सेंस कि देयर आर फीमेल्स हु हैव टेकन सबैटिकल्स, गैप जिस तरह यूनिवर्सिटीज़ में गैप ईयर लेते हैं, उस तरह प्रोफेशनल में भी गैप ईयर्स लेते हैं. they take 2 years off, they take 3 years off, and then they want to come back. So we have a program for those mothers and those females as well, that back together, that's what you say. Okay, they come back and we keep them for a year and we see are they settling in, etc. And when they settle in, etc., हम उनको फिर permanent positions पे रख लेते हैं. So we go that extra mile as well. लेकिन फिर भी challenge है, ऐसा नहीं है, easy नहीं है. And also, yes, we have to educate men, right? That's right. You have to teach the boys, and you teach the boys right from the house. ठीक है, आपको लड़कों को सिखाना है कि रिस्पेक्ट कैसे करनी है लड़कियों को. आप घर से ये चीज़ें सिखानी शुरू करेंगे ना तो फिर प्रोफेशनल वर्ल्ड में उनको मसला नहीं होगा. जब आप घर से ही, जब आप एक लड़के को लड़की से ज़्यादा फोकियत देते हैं और उसको आप जब कहते हैं कि वही मेरा कमाऊ पूत है एंड मेरा राज दुलारा है, तो फिर वो राज दुलारा हमेशा रह जाता है. So he remains the Raj Dulara. So this has to start. Like if I tell you my story, my mentors were all men. All the chances that I got
were from all men. They trusted me, they put me in that position, they gave me the support. तो मुझे किसी औरत ने सपोर्ट नहीं किया, मुझे मर्दों ने ही सपोर्ट किया है. सो देयरफॉर आई से कि अगर वो मर्द सपोर्ट कर सकते थे तो आज का मर्द क्यों नहीं सपोर्ट कर सकता? उसका दिमाग क्यों नहीं खुल सकता? खुल सकता है. True. Also, I heard that Easy Paisa got the license recently, and you became digital bank, like official formal digital bank. तो सबसे पहले तो मुबारकबाद. थैंक यू, माशाल्लाह माशाल्लाह कहें. लेकिन हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह. लेकिन मुझे सबसे पहले समझाएं और ऑडियंस को समझाएं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिजिटल बैंक एग्जैक्टली. ओके, डिजिटल बैंक का मतलब क्या है कि आपकी जितनी बैंकिंग की ट्रांजैक्शंस हैं वो आप डिजिटली कर सकते हो, मींस यूजिंग योर फोन. ठीक है, आपके पास जैसे अकाउंट बनाने से लेके आपके पास अकाउंट बनाने से, मोबाइल वॉलेट खोलने से, अकाउंट बनाने से, लोन भी लेना हो, हर चीज़ आप अपने फ़ोन पे कर सकते हो. आपकी जो ऐप है वो आपकी ऐप आपको सहूलत देती है हर ट्रांजैक्शन करने की. जो कि कमर्शियल बैंक की जो प्रोडक्ट ऑफरिंग्स होती हैं, वो सारी प्रोडक्ट ऑफरिंग्स आप डिजिटली कर सकते हैं. अच्छा, ठीक है. अब दिस इज़ सो, हमें स्टेट बैंक ने, वी आर वेरी वेरी प्राउड कि हमें स्टेट बैंक ने हैज़ गिवन द कमर्शियल लाइसेंस फॉर द फर्स्ट डिजिटल रिटेल बैंक. ठीक है. 2 साल पहले उन्होंने ये चीज़ लॉन्च की थी और 20+ बैंक्स ने अप्लाई किया था. And we are very fortunate that we were chosen from among the 5 banks, and we are the pioneers. So जिस तरह हमने मोबाइल वॉलेट में इजी पैसा, we were the pioneers, तो इस तरह इंशाल्लाह we are also the pioneers of the first digital retail bank. wow, I'm so happy and a lot of people were so happy when शुरू में तो लोगों को इजी पैसा समझ नहीं आया था बिकॉज मोबाइल वॉलेट इतना कॉमन नहीं था. इट वाज अ वेरी न्यू थिंग ना कि ट्रांजैक्शंस आप बहुत आसानी कर दी. हाँ, कितनी आसानी है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके अकाउंट नहीं खुल सकते ना बैंक्स में. आपको अनबैंक्ड पॉपुलेशन जो पाकिस्तान की है वो कितनी 80%, 70% अनबैंक्ड है, 70% अनबैंक्ड है. और उनको जब आप एक मौका दे दो कि आप भी अपनी सेविंग कर सकते हो, आप भी अपना अकाउंट खोल सकते हो और वो सब कुछ आपके फ़ोन में हो सकता है, तो यू कैन इमेजिन कि वो कितनी एम्पावरिंग चीज़ है. हर बंदा ना एम्पावर्ड फील करता है. और अगर आपने उस तबके के हाथ में ये पावर दी तो उसकी फाइनेंशियल लिटरेसी कितनी बढ़ जाएगी. सो वी आर वेरी हैप्पी कि हम फाइनेंशियल लिटरेसी फैलाने में हमारे इजी पैसा का बहुत बड़ा हाथ है. Of course, इंडियन योगदान है, यही कहते हैं ना. सो हिंदी में ये कहते हैं. सो ये हमारा कंट्रीब्यूशन है. हमारे 50 मिलियन रजिस्टर्ड जो यूज़र्स हैं उसमें 31% विमेन हैं. ठीक है. हमारी ऐप 31% विमेन हैं जो यूज़ करते हैं हमारी ऐप, और ये नंबर बढ़ना चाहिए. ठीक है, और बढ़ रहा है. अनबैंक्ड विमेन अगर हम बात करें तो वो 93% है पाकिस्तान में. सो यू सी द नंबर इज अपॉलिंग. लेकिन अब इसी तबके को तो हमें इस डिजिटल से रोशनास करवाना है ना. इसी को तो सिखाना है, इसी को तो हमें बताना है कि दिस इज़ व्हाट यू हैव. इफ़ द मास कैन बी मेड फाइनेंशियली लिटरेट, देन यू सी इकोनॉमी में कितना फ़र्क पड़ता है. योर इकोनॉमी लिटरली डबल्स. तो उनको एजुकेट करने के लिए व्हाट आर द इनिशिएटिव्स यू आर टेकिंग? देखिए, सो देयर आर लॉट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस एंड एजेंसीज जो कि फाइनेंशियल लिटरेसी पे काम कर रही हैं. ठीक है. और अब तो आपको पता है ना कि हर बंदे के पास फ़ोन है जो कि एंड्रॉयड फ़ोन होता है जिसमें आप ये ऐप्स डाउनलोड करते हैं. अगर बंदा लिटरेट भी ना हो तो हमारे ऐप में तो जो चीज़ें हैं ना उसके साथ तस्वीरें हैं. सो इफ़ यू डोंट रीड, इफ़ यू कांट इवन रीड बट यू नो द पिक्चर, एंड इफ समबडी कैन शो यू हाउ टू डू इट, यू डू इट. एवरीबडी, आपको हर चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती. तो आपका वो तबका भी यूज़ कर सकता है. अब उसको फैलाना कैसे चाहिए? यू हैव टू मेक मास मार्केटिंग करनी चाहिए. एजुकेशन देने की ज़रूरत है. You have to make sure that every woman feels that she doesn't have to give her savings to the mother-in-law, give her savings to the husband. She can have her savings
herself अपने पास अपनी ज़रूरत के लिए. So पूरो करेक्ट लिया. That's right. You said पाउरो करो फिर पूरो बोला तो मैंने कहा चले correct कोई है. बात नहीं. ठीक है. But it was wonderful having you. But before the closing the conversation, मुझे चाहिए एक final tip जो कि आप young professionals और students who are watching you उनके साथ share करना चाहेंगी as the CHRO. कोई ऐसी टिप जो आपके पूरे करियर में आपने हमेशा अप्लाई की है और आप बाकी सबको भी देना चाहेंगे? सबसे पहली चीज़ अपने काम में पैशन. Educate yourself very well. Make sure even while you are educating yourself, be passionate about what you are learning. Don't do it for the sake of the degree. Degree ले ली, कुछ भी पढ़ लो, डिग्री ले लो, इस तरह ना करें. Do learn what you really want to learn, and it could be anything. There's dignity in work. There is dignity in all professions. So ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई एस्ट्रोनॉट बनना है. नहीं, आप कुछ जो काम करें उसमें डिग्निटी होनी चाहिए. आपके पास रिजिलियंस होना चाहिए. आपकी EQ और IQ लेवल बैलेंस्ड हो. ठीक है. एंड आपकी थॉट में डाइवर्सिटी हो, आपकी थॉट में इंक्लूजन हो, so that today you have to become a citizen of the world and not just of your society or of your country. You have to be, your thinking should be that you are a citizen of the world. How will you work outside of your country as well? And you have to make sure that you learn the nuances, understand your behavior, understand different cultures. उस सारी चीज़ों की नॉलेज लें, पढ़ें, ज़्यादा चीज़ें पढ़ें, so that आपको समझ में आए कि डिफरेंट कल्चर्स में बिहेवियर्स किस तरह होते हैं, एक्सेप्टेबिलिटी कैसे होती है, एंड बी अडेप्टेबल. इट्स अ वेरी फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड. जो चीज़ पहले हम कहते थे ना डेकेड में चीज़ें बदलती हैं, अब वो डेकेड के इंतज़ार नहीं करती. अब हर 3 साल में कुछ ना कुछ बदल जाता है. दुनिया बदल गई आफ्टर कोविड, राइट. एकदम से हमने देखा कि दुनिया बिल्कुल ही द वे ऑफ वर्किंग जस्ट चेंज. Absolutely. और जो अडेप्टेबल था वो बंदा अपने आप को उस जर्नी में उसने अपने आप को ढाल दिया. लेकिन जो बंदा अडेप्टेबल नहीं था उसको बहुत तकलीफ हुई थी. बिल्कुल. सो अडेप्टेबिलिटी इज एक्सट्रीमली, बिकॉज चेंज इज़ कॉन्स्टेंट एंड चेंज इज़ समथिंग विच इज़ देयर. चेंज में अपॉर्चुनिटी ढूंढे. हाँ. रिजिड ना हो जाए कि ओह मैं तो इसी तरह करता था, मैं तो बैंक में जाके ही अकाउंट खोलता था, अब तो मैं यही करूँगा. नहीं, अब इजी पैसा फिर भी अकाउंट खोल Easy आदमी सकता अपना. है. ठीक है. ठीक है, सो thank you. रिजिडिटी नहीं चाहिए. Lovely. Thank you so much for being with us today. Thank you so much for having me. It was wonderful sharing my thoughts and my reflections. And thank you for actually asking the right questions as well, because if the questions are not right, तो फिर answers तो right नहीं हो सकते. Lovely. Thank you so Thank much. you. Hi, I'm Poru Sidwa. I'm here at the Hustle podcast. Please subscribe to Hustle.